नमस्कार दोस्तों, मैं हूँ आरती प्रजापति यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हमारे यहाँ यूजीसी नेट पेपर 1 एंड पेपर 2 साइकोलॉजी की प्रिपरेशन कराई जा रही है और आज का हमारा जो यूनिट है वो हमारा पेपर 1 का है, कम्युनिकेशन का। ओके, तो आज हम देखने वाले हैं कि प्रभावी संचार में जो हमारा इफ़ेक्टिव क्लासरूम कम्युनिकेशन होता है तो उसमें कौन सी बाधाएं आती हैं, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि इफ़ेक्टिव जो कम्युनिकेशन होता है उनमें कौन कौन सी बाधाएं आ सकती है। तो चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। और टॉपिक की ओर जाने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ इसे शेयर कर दीजिए और इस चैनल पर अगर आप नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि इस चैनल पर जो भी वीडियोस डाले जाते हैं उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। चलिए दोस्तों, चलते हैं टॉपिक की ओर। सबसे पहले दोस्तों ये बताना चाहूँगी आपको कि जो भी कम्युनिकेशन होता है उसके बारे में मैंने आपको पहले भी बताया है कि कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा। ओके, वैसे तो सिंपल सी भाषा में हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेशन को दो लोगों के बीच की बातचीत को कहते हैं कम्युनिकेशन, या तो फिर हम ये कह सकते हैं कि दो लोगों के विचारों का आदान प्रदान, है ना। लेकिन यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब सिर्फ इतना शॉर्ट में नहीं होगा। यहाँ पर कम्युनिकेशन का मतलब क्या होगा कि जिस अर्थ में मान लीजिए ये व्यक्ति है और ये सामने दूसरा व्यक्ति है, ये व्यक्ति जो है वो सामने वाले को कुछ बताना चाहता है, तो ये जो व्यक्ति है वो जिस अर्थ में जो भी चीज़ सामने वाले को बताना चाहता है, समझाना चाहता है, सिखाना चाहता है, उसी अर्थ में अगर ये सामने वाला व्यक्ति उस चीज़ को समझता है, सीखता है, ओके, तो उसे हम कहेंगे कम्युनिकेशन। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ। जिस अर्थ में वो एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को जिस अर्थ में जो कुछ सिखाना, समझाना, बताना चाहता है, उसी अर्थ में अगर सामने वाला व्यक्ति है वो उसे समझता है, सीखता है, तो उसे ही हम कहेंगे कम्युनिकेशन। तो चलिए, अब ये कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया होती है उसमें कुछ बाधाएं आती है, तो उन बाधाओं के बारे में हम देखते हैं, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ऐसा कि कम्युनिकेशन में ऐसी एंट्रोपी आती रहती है। चलिए देखते हैं। तो प्रभावी संचार में जो आने वाली जो मौखिकी संचार की जो बाधाएं होती है उसे हम कहेंगे एंट्रोपी। तो ये एंट्रोपी भी आपको याद रखना है। एंट्रोपी क्या है? तो प्रभावी संचार में जो मौखिकी संचार होता है, जो हम मुख से जो संचार करते हैं, है ना, कम्युनिकेशन करते हैं, तो उस मौखिक संचार में जो बाधा आती है उसे ही हम कहते हैं एंट्रोपी। अब देखते हैं इस एंट्रोपी कौन कौन सी हो सकती है। तो सबसे पहले अगर प्रभावी संचार में अगर सबसे बड़ी और सबसे इम्पोर्टेंट बाधा अगर मानी जाए तो वो है शोर। तो शोर वो है, अगर आपको यहाँ पर इतने सारे इनमें से कोई भी मान लीजिए 3 ऑप्शन दिए हो और 4 ऑप्शन दिए हो और आपको ये पूछा गया हो कि इनमें से सबसे इम्पोर्टेंट या तो फिर महत्वपूर्ण या तो सबसे बड़ी बाधा कौन सी है, तो यहाँ पर सब में से सबसे बड़ी बाधा आपकी होगी शोर। तो यहाँ पर आपका आंसर आना चाहिए शोर। ओके, जहाँ भी आपको बाधा के बारे में पूछा गया हो और जहाँ पर आपको शोर शब्द दिख जाए तो आपको उसे ही टिक करना होगा, क्योंकि हमारी जो कम्युनिकेशन होता है उसमें सबसे बड़ी बाधा कौन सी होती है? शोर की होती है। जैसे कि मान लीजिए कि मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और बीच बीच में माइक का आवाज़ जो खराब हो जाएगी तो क्या होगा, मेरी आवाज़ है वो आप तक नहीं पहुँच पाएगी, और जैसे ही मेरी आवाज़ आप तक नहीं पहुँचेगी तो मैं जिस बात को जिस अर्थ में आपको बताना चाहती हूँ, समझाना चाहती हूँ, सिखाना चाहती हूँ, उसी अर्थ में आप उस बात को नहीं समझेंगे, नहीं सीखेंगे, है ना। तो ये जो शोर वाली बात हुई ना, शोर सबसे बड़ी बाधा होती है। ओके, इसी तरीके से मान लीजिए कि मेरा वॉइस जो कम आ रहा हो, मैं अभी आपको पढ़ा रही हूँ और मेरी अगर आवाज़ आप तक बहुत ही अच्छे से ना आ पाती हो या फिर बहुत ही कम आती हो, तो भी यहाँ पर क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा और उसकी वजह से क्या होगी, आपके जो कम्युनिकेशन में बाधा खड़ी हो जाएगी। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया कि शोर जो होता है वो हमारे कम्युनिकेशन में बहुत ही इम्पोर्टेंट बाधा मानी जाती है। ओके, चलिए आगे देखते हैं।
उसके बाद आते हैं संप्रेषक और प्रापक के बीच की दूरी, यानी कि संप्रेषक का मतलब क्या होगा, सेंडर, ओके, सेंडर, और प्रापक का मतलब क्या होगा, रिसीवर, ओके। तो ये जो सेंडर और रिसीवर है, तो उन दोनों के बीच की जो दूरी होती है वो भी हमारे जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें क्या करती है, बाधा खड़ी करती है। मान लीजिए यहाँ पर मैं हूँ और आप यहाँ पर हैं, हमारे और आपके बीच में दूरी बहुत ज़्यादा है, तो जाहिर सी बात है कि आप तक मेरी आवाज़ नहीं पहुँचेगी। जैसे कि मान लीजिए ये कक्षा है और इस कक्षा में मान लीजिए 100 बच्चे बैठे हैं। अब देखिए यहाँ से बच्चे बैठे हैं, यहाँ से ये सारी बेंच पर बच्चे बैठे हैं मान लीजिए, और यहाँ पर अगर लास्ट लाइन में अगर यहाँ पर शिक्षक जो बोल रहा है, टीचर जो बोल रहा है, वो आवाज़ अगर यहाँ तक नहीं पहुँचती है, यानी क्यों नहीं पहुँचती, क्योंकि उनके बीच की दूरी कितनी है, बहुत ज़्यादा है ना। तो जब दूरी ज़्यादा होगी तो आवाज़ भी क्लीन नहीं आएगी, है ना, और ना ही शब्द कुछ समझ में आएगा सामने वाले को। तो जितनी दूरी ज़्यादा होगी उतना ही यहाँ पर क्या होगा, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधाएं आएगी, ओके। तो यहाँ तक ये क्लियर हो गया। उसके बाद देखते हैं भाषा की अस्पष्टता। अब देखिए कभी कभी क्या होता है, भाषा की अस्पष्टता में अगर मान लीजिए टीचर है, बच्चों को पढ़ा रहे हैं, लेकिन वहाँ पर कुछ ऐसी शब्दावलियाँ आती है जिनका अर्थ बताना ज़रूरी होता है। तो ये जो शब्दावलियाँ हैं उसका अर्थ अगर टीचर नहीं बताता है और ऐसे ही वो अपनी अपनी ही धुन में उसे पढ़ाता जाता है, तो सामने वाला जो व्यक्ति है यानी कि जो स्टूडेंट्स है वो उस बात को नहीं समझ पाओगे। जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर एंट्रोपी का मतलब समझाया, अगर मैं यहाँ पर आपको एंट्रोपी का मतलब ना समझाऊँ और डायरेक्टली आपको बता दूँ एंट्रोपी, तो आप उलझ जाओगी। अगर आपको पता है तो कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन अगर आप इस शब्द को नहीं जानते हो और यहाँ पर जो टीचर होगा वो उसे क्लियर नहीं करेगा, तो यहाँ पर क्या होगा कि आपके दिमाग में यही बात चलती रहेगी, एंट्रोपी आखिर है क्या, है ना। तो यहाँ पर जो कम्युनिकेशन होना चाहिए वो कम्युनिकेशन अच्छी तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर जो भी कुछ ऐसे भी टीचर्स होते हैं जो हकलाते हैं, तो हकलाते हकलाते बोलते हैं, तो वहाँ पर क्या होता है कि टीचर हकलाते हकलाते बोलते हैं तो सामने वाला जो पर्सन होता है वो अच्छे से जो सेंटेंस होता है उसे ही अच्छे से समझ नहीं पाता है, ओके। देखिए कोई भी इंसान है, अगर मान लीजिए उसके वो हकलाता है, तो जैसे संप्रेषक बोलेगा और उसके बाद वो थोड़ा सा अटक जाएगा और फिर और बोलने से पहले भी ओ और ऐसे बोलेगा, तो क्या होगा, आपको स्पष्ट रूप से वो शब्द समझ में नहीं आएगा, और आएगा भी तो बहुत देर के बाद आएगा, ओके। और वो भी ऐसे शब्द ही आपको समझ में आएंगे जो शब्द आप जानते हैं। अगर आप नहीं जानते हैं और इस तरीके से आपको अगर बात बताई जाएगी तो आपको समझ में नहीं आएगा, ओके। तो यहाँ पर भाषा की अस्पष्टता में पता चल गया आपको कि जो भी शब्द होते हैं, जो शब्दावली आती है, अगर उसके अर्थ अगर नहीं समझाए जाएंगे तो यहाँ पर उसकी अस्पष्टता रहेगी भाषा की, यानी कि जो शब्द होंगे वो स्पष्ट नहीं होंगे, तो तब तक आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। जिस तरीके से आपने किताबें पढ़ी होगी, तो किताब में आपकी किताबी भाषा आपको समझ में क्यों नहीं आती है दोस्तों, तो वहाँ पर क्या होती है, किताबी भाषा में जो वर्ड्स दिए होते हैं वो हमने कभी पढ़े नहीं होते हैं। कुछ वर्ड ऐसे होते हैं जो हमने पढ़े नहीं होते हैं ना, तो उसकी मीनिंग्स हमें पता नहीं होती। जब हमें मीनिंग्स नहीं पता चलेगी तो हम जो कम्युनिकेशन होगा हमारे साथ का, वो कम्युनिकेशन क्लियर नहीं हो सकेगा। तो कुछ ऐसे भी टीचर होते हैं तो ऐसी शब्दावलियाँ जो आएगी उनका अर्थ स्पष्ट नहीं करते हैं, तब जाकर जो बच्चे होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं कि यार ये क्या है, ओके। तो यहाँ पर भाषा की जो अस्पष्टता होगी वो भी क्या होगी, प्रभावी संचार में बाधा उत्पन्न करेगी। उसके बाद देखते हैं भाषा की समस्या। भाषा की समस्या कैसे दोस्तों, तो मान लीजिए मैंने कल के वीडियो में बताया था कि जो उत्तर भारत के लोग हैं तो वो हिंदी को जानते हैं, ओके, और यहाँ पर जो दक्षिण भारत के जो लोग हैं वो लोग इंग्लिश को जानते हैं।
अब क्या होगा कि अगर आपको हिंदी ही समझ में आती है, इंग्लिश आपको आती नहीं है, तो कोई टीचर आपको इंग्लिश में अगर कोई लेक्चर भी दे देगा या फिर आपको कुछ पढ़ा भी लेगा तो आपको कुछ समझ में आएगा नहीं। तो इसका मतलब क्या होगा, आपका उस टीचर के साथ जो भी कम्युनिकेशन होगा वो क्या होगा, कम्युनिकेशन गैप होगा। ओके, उसी तरीके से अगर इंग्लिश का जो व्यक्ति है वो हिंदी नहीं जानता है, तो आप लोग अगर हिंदी में बोल रहे हो तो सामने वाला जो व्यक्ति सिर्फ इंग्लिश जानता है वो व्यक्ति आपकी लैंग्वेज को समझ नहीं पाएगा। जैसे वो आपकी भाषा को नहीं समझेगा, वैसे ही वो आप क्या कहना चाहते हो वो भी बात समझ नहीं पाएगा। तो यहाँ पर भी क्या हो जाएगी, आपकी जो इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन है उसमें बाधा खड़ी हो जाएगी। ओके, उसके बाद देखते हैं दोस्तों तकनीकी समस्या। अब देखिए तकनीकी समस्या कैसे होती है, तो मान लीजिए आप टीवी देख रहे हैं। ओके, आप क्या देख रहे हैं, टीवी देख रहे हैं। अब टीवी में आप कुछ देख रहे हैं और टीवी का सिग्नल जो है वो चला जाता है। टीवी का क्या चला जाता है, सिग्नल चला जाता है। तो फिर आपको कुछ समझ में नहीं आएगा। या फिर मान लीजिए कि थोड़ी थोड़ी देर के बाद सिग्नल आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, आता है चला जाता है, तो वो टीवी में जो चल रहा प्रोग्राम है वो आपको समझ में नहीं आएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी मैं आपको माइक का यूज़ करके पढ़ा रही हूँ, अगर मेरी माइक में अगर वॉइस में प्रॉब्लम आ जाएगी तो वो क्या हो गई, हमारी तकनीकी समस्या हो गई है ना। अब मान लीजिए अभी मैं आपको पढ़ा रही हूँ और यहाँ पर मेरा वीडियो जो चल रहा है वो अचानक से बंद हो जाता है, तो वो क्या हो गई, तकनीकी समस्या हो गई, है ना। तो इस तरीके से जो तकनीकी समस्या आती है वो भी हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में एक बाधा उत्पन्न करती है। उसके बाद देखते हैं दोस्तों पुनरावृत्ति पदों का अभाव। अब देखिए यहाँ पर क्या होगा, पुनरावृत्ति का मतलब क्या होगा कि आपने जो भी चीज़ बच्चों को सिखाई है वो चीज़ अगर मान लीजिए बच्चे को समझ में नहीं आई, तो बच्चा बोलेगा कि मैम सर मुझे ये बात समझ में नहीं आई। तो अब देखिए यहाँ पर मैम होंगी वो ये बताएगी, अब दोबारा रिपीट नहीं हो सकता है। तो बच्चे के साथ जो कम्युनिकेशन होना चाहिए था, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए था, वो नहीं होगा। यानी कि उनके कम्युनिकेशन में क्या आ जाएगी, बाधा आ जाएगी। ओके, लेकिन यहाँ पर यही कहा गया है कि कम्युनिकेशन में इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में जो बाधा आती है उसमें पुनरावृत्ति पदों का अभाव भी जिम्मेदार होता है। यानी कि आपको जो भी बच्चे को जो बात अगर एक बार में समझ नहीं आती है तो आप उसे दोबारा सिखाइए, दोबारा भी नहीं आता है तो उसे तीसरी बार बताइए, तीसरी बार भी नहीं आता तो चौथी बार बताइए। जब तक बच्चा सामने वाला बच्चा हम जो कहना चाहते हैं वो बात अगर सामने वाला बच्चा जब तक नहीं समझता है तब तक आपको वहाँ पर क्या करना चाहिए, उसे सिखाना चाहिए। लेकिन कई क्या होता है, कभी कभी टीचर्स ऐसे पुनरावृत्ति के पदों को रिपीट नहीं करते हैं। यानी कि वहाँ पर क्या होता है, पुनरावृत्ति पदों का अभाव हो जाता है, जिसी के कारण क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा आ जाती है। ओके, चलिए उसके बाद देखते हैं बहुअर्थी शब्दावली का प्रयोग। बहुअर्थी का मतलब क्या होगा, एक ही वर्ड होगा और उसके अनेक अर्थ होंगे। अब देखिए हर एक के अनेक अर्थ हो तो फिर हमें वो किस अर्थ में प्रयोजा गया है शब्द उसे भी तो समझना होगा ना। देखिए मान लीजिए कि यहाँ पर हम लिखते हैं बस, तो बस का मतलब क्या होगा, जो बस आती है ना। ओके, ये बस है। ओके, तो ये बस है हमारी, ये बस। ओके, अगर इसे हिंदी में लिखा जाए तो बस। अब देखिए यहाँ पर आप ये भी बोल रहे हैं बस करो जी, बस करो जी, है ना। यानी कि बस करो जी, अब चलने भी दो। मान लीजिए इस तरीके का सेंटेंस बनाया है, तो बस यहाँ पर क्या, रुकिए, उसका मतलब ऐसा होता है ना, बस का मतलब हो गया रुकिए। और यहाँ पर बस का अर्थ क्या होता है, ये जो बस है उसी का यातायात का जो साधन है बस, उसके संदर्भ में यहाँ पर बस वर्ड यूज हुआ है। लेकिन यहाँ पर क्या हुआ है, बस करो जी। अब देखिए आपको कोई आपको कोई सब्जी खाने में दे रहा है, तो जैसे कोई ज़्यादा डालने लगेगा तो आप क्या करेंगे, बस अब ना डालो जी,
है ना। तो ये जो बस शब्द है वो हम किसके संदर्भ में, रुकने के संदर्भ में, यानी कि उसे बताते हैं आप कि बस अब ख़त्म हो गया, अब मुझे नहीं लेना है और ज़्यादा सब्जी, है ना। तो इस तरीके के शब्द का हमने यूज़ किया, लेकिन शब्द एक ही था, अर्थ दोनों के अलग थे। तो यहाँ पर हमें बहुअर्थी शब्दों का जब हम प्रयोग कर लेते हैं तब भी क्या होता है, इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा आ जाती है। जैसे कि यहाँ पर मैंने दो ही एक ही शब्द है लेकिन दोनों के अर्थ की कैसे अलग अलग है। अब जब मैं ये ऐसे शब्दों का अगर मैं क्लासरूम में यूज़ करूँगी तो फिर क्या होगा, बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि ये किसकी बात कर रहे हैं, है ना। तो ये भी बात हमें याद रखनी होगी। ओके, तो ये भी हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में एंट्रोपी खड़ी करता है। चलिए उसके बाद देखते हैं दोस्तों पिष्टोक्ति का उपयोग। अब देखिए पिष्टोक्ति का मतलब क्या होगा, पिष्टोक्ति का मतलब होगा अनुपयोगी। पिष्टोक्ति का मतलब क्या होगा, अनुपयोगी। वैसे तो पिष्टोक्ति का मतलब क्या होता है, गलत शब्दों का उपयोग, गलत शब्दों का उपयोग। पिष्टोक्ति का मतलब क्या होता है, गलत शब्दों का उपयोग। ओके, तो गलत शब्दों का, जहाँ पर हमें जो भी बात बतानी है वो बात ना बताकर हम दूसरी बात वहाँ पर बताते हैं, या फिर जिन शब्दों का उपयोग करना है उन शब्दों का उपयोग ना करके दूसरे शब्दों को हम बताते हैं। या फिर ये मान लीजिए कि जिस विषय वस्तु को हमें समझानी है, सिखानी है, बतानी है, उसके अलावा कि हम कोई विषय वस्तु बच्चों को बताते हैं, समझाते हैं, सिखाते हैं, तो उसे ही कहते हैं पिष्टोक्ति का उपयोग किया हुआ है। ओके, तो यहाँ पर अगर आप जो विषय वस्तु बच्चों को सिखाना चाहते, समझाना चाहते, बताना चाहते, अगर वही विषय वस्तु अगर आप नहीं बताते और उसकी जगह पर आप क्या करते, दूसरी बातें बताते हो, तो यहाँ पर क्या होगी, आपकी इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में एंट्रोपी आ जाएगी। ओके, चलिए अब आगे देखते हैं सांत्वना प्रदामी टिप्पणियाँ। अब देखिए सांत्वना प्रदामी टिप्पणियाँ में क्या होगा, सांत्वना का मतलब क्या होगा, धैर्य रखना। यानी कि हम क्या करेंगे, और टीचर होगा वो क्लासरूम में जाएगा, बच्चों के साथ बातचीत तो करेगा, लेकिन उसे जो ज्ञान देना है बच्चों को वो ज्ञान नहीं देगा। यानी कि इधर उधर की बातें करते रहेंगे बच्चों के साथ अदर बातें करते रहेंगे, लेकिन जिस विषय वस्तु को उसे समझाना है, सिखाना है, बताना है, अगर उसी को वो नहीं बताता है और धैर्य रखकर बैठता रहता है, तो उसे ही हम कहते हैं सांत्वना प्रदामी टिप्पणियाँ। तो सांत्वना प्रदामी जो टिप्पणियाँ होती है वो भी हमारे इफ़ेक्टिव कम्युनिकेशन में एंट्रोपी खड़ी करती है। उसके बाद है एकल संचार। एकल संचार का मतलब क्या होगा, वन वे कम्युनिकेशन। ओके, वन वे कम्युनिकेशन। अब देखिए वन वे कम्युनिकेशन क्या होगा, तो देखिए हर बात आपको याद रखनी है कि कम्युनिकेशन जो होगा वो कभी भी वन वे नहीं होता है हर बार। और वैसे भी क्लासरूम की बात की जाए तो वहाँ पर ऑलवेज कैसा होना चाहिए, कम्युनिकेशन टू वे में ही होना चाहिए। किस में होना चाहिए, टू वे में भी होना चाहिए। यानी कि सेंडर जो बोलेगा वो रिसीवर रिसीव करेगा, टू वे में ये होना चाहिए। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो वन वे कम्युनिकेशन करते हैं, यानी कि एक तरफा बोला जाता है, सामने वाले को समझ में आया कि ना आया उसमें से कुछ भी पता चलता नहीं है। यानी कि इस व्यक्ति ने इस व्यक्ति को कुछ संदेश भेजा, लेकिन सामने वाले को समझ में आया कि ना आया वैसा कोई भी फीडबैक यहाँ पर नहीं मिलता है, तो उसका मतलब हो जाता है हमारा एकल संचार, यानी कि वन वे कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, तो जब वन वे कम्युनिकेशन बनता है तब भी हमारे प्रभावी संचार में क्या आ जाती है, बाधाएं आ जाती है। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हुआ, फिर से बता दे रही हूँ आप लोगों को। देखिए सबसे पहले क्या होगा, शोर हमारी सबसे बड़ी बाधा है। ओके,
जब भी आपको 4-5 ऑप्शन दिए हो एक जैसे, और उनमें से सबसे श्रेष्ठ अगर चुनना है और उनमें आपको शोर शब्द दिया है तो उसे आपको टिक कर देना है। ओके, उसके बाद मैंने क्या बताया, सेंडर और रिसीवर की जो दूरी होती है उसमें भी, उसके आधार पर भी क्या होता है, इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधाएं आती है। भाषा की अस्पष्टता में मैंने बताया कि जो शब्दावलियाँ होती है उसका अगर अर्थ क्लियर नहीं करेंगे टीचर तो बच्चों को सामने नहीं समझ में नहीं आएगा। भाषा की समस्या में क्या होगा, तो भाषा, अगर आप एक भाषा को जान रहे लेकिन आप जो भाषा जानते हैं वो सामने वाला व्यक्ति नहीं जानता है और आप सामने वाले को कुछ बात बताना चाहते हो तो वो सामने वाला उसे समझ नहीं पाता है, तो वही हमारी होगी भाषा की समस्या। तकनीकी समस्या के बारे में बताया, जैसे कि टीवी है, रेडियो है, ओके, तो वो अगर आप मान लीजिए कि यूट्यूब पर आप वीडियो देख रहे हैं और कुछ तकनीकी प्रॉब्लम की वजह से वो वीडियो रुक जाता है तो उसे ही हम क्या कहेंगे, तकनीकी समस्या। ओके, उसके बाद देखते हैं पुनरावर्ती पदों का अभाव। पुनरावृत्ति का मतलब क्या होगा, रिपीटेशन करना। तो अगर आप किसी भी शब्दों का, पदों का अगर रिपीटेशन नहीं करोगे तो उससे क्या होगा, हमारे इफेक्टिव कम्युनिकेशन में बाधा आ जाएगी। ओके, बहुअर्थी शब्दावलियों का प्रयोग, यानी कि जो भी शब्द हम यूज़ करते हैं उसके अनेक अर्थ होते हैं और अनेक अर्थों को ध्यान में रखे बिना ही हम कम्युनिकेशन जब करते हैं तब जाकर कुछ अलग ही कम्युनिकेशन हो जाता है। ओके, यानी कि अर्थ का अनर्थ हो जाता है। उसके बाद देखते हैं पिष्टोक्ति का उपयोग। पिष्टोक्ति में मैंने क्या बताया आपको, जहाँ पर गलत शब्दावलियों का उपयोग किया जाता है उसे ही पिष्टोक्ति का उपयोग कहा जाता है। गलत शब्दावलियों का मतलब क्या होगा, जो शब्दावली हमें यूज़ करनी है वो ना करके हम किसी दूसरी शब्दावलियों का यूज़ करते हैं तो तब जाकर ये क्या होता है, प्रभावी संचार में बाधा आ जाती है। ओके, उसके बाद सांत्वना प्रदामी टिप्पणियों की बात की, तो जहाँ पर क्या होगा, टीचर धैर्य से बैठेगा और आराम से ये बच्चों के साथ ऐसे ही बातचीत करता रहेगा, लेकिन जो विषय वस्तु उसे सिखानी है वो विषय वस्तु वो नहीं सिखाता है, तब जाकर ये सांत्वना प्रदामी टिप्पणियाँ हैं वो क्या हो जाएगी, प्रभावी संचार में बाधा खड़ी कर देगी। एकल संचार, वन वे कम्युनिकेशन से भी क्या होगा, हमारे इफेक्टिव संचार में क्या होगी, बाधा आ जाएगी। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा कि प्रभावी संचार में जो बाधाएं आती हैं वो बाधाएं कौन सी होती है। सबसे इम्पोर्टेंट मैंने कौन सी बताई, शोर बताया। ओके, तो आपको ये सारी बातें याद रखनी है। यहाँ पर आपको जो कोई भी डाउट रहता है तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, या तो फिर डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया हुआ है ग्रुप का, उस ग्रुप में जुड़कर आप मुझसे प्रश्न कर सकते हो। चलिए दोस्तों, आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।